महिलाओं के बारे में जैसे मध्यवर्गीय किसानी भी है, जहाँ मध्यवर्ग जो भी है वो पहले ऐसा ही सोचता था कि हमारी जो घर की औरतें हैं वो आंदोलनों में नहीं जाएंगी, वो इतना नहीं भेजते थे उनको। लेकिन जब उनके बीच में ये प्रचार गया कि पहले ही हमारे बच्चों से रोज़गार छीना गया है, उनकी पढ़ाई छीनी गई है, महंगी करके हमारे से इलाज छीना गया, बहुत सारा कुछ महंगा हो चुका है, तो अब हमारे पास एक ज़मीन थोड़ी बहुत बची है वो भी सरकार छीन लेगी, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, भविष्य क्या होगा? हमारी तो रोटी छीनी जा रही है धीरे धीरे बहुत बड़ी मात्रा में। मैंने पहले भी बोला था कि जब हम गाँव में प्रचार लेके जाते थे, क्योंकि गाँव में ज़्यादा किसानी रहती है ना, तो हम गाँव में जाते थे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में औरतें ही सुनने आती थी। अच्छा। और दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और मेरे साथ जसबीर कौर जी हैं। जसबीर कौर जी को आप जानते हैं, ये किसानों की नेता हैं और अभी दिल्ली के पास, जो दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है टिकरी, वहीं पे ये पिछले साल नवंबर 26 तारीख से ये यहाँ पे डेरा जमाई हुई हैं। और आप सबको पता है कि भारत में किसान क्यों विरोध कर रहे हैं। सरकार ने 3 ऐसे काले कानून लाए हैं जिसमें किसानों को MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जाएगा। और कानून बनने से पहले ये मतलब बड़े बड़े पूंजीपति जो थे अपने गोदाम बना चुके हैं और बना लिए थे, और उनको पूरी की पूरी कोशिश है कि अनाज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। और उसके बहुत ही बुरे नतीजे आज किसानों के ऊपर मार पड़ी है, कुछ दिनों के बाद आपके और मेरे ऊपर भी पड़ेगी। तो हम आज जसबीर कौर जी से बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में। और सबसे अहम बात यह है जिसकी वजह से मैं आज जसबीर जी से बात करने के लिए मैं आया हूँ कि इस किसानों की जो तहरीक है, जो आंदोलन है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमने शाहीन बाग में भी देखा कि शाहीन बाग में भी महिलाएं बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने इस तहरीक की क़यादत की। और अभी जसबीर जी और इनके अलावा बहुत सारी जो महिला जो ख़वातीन जो लीडर हैं वो इस मूवमेंट को लड़ रही हैं और घर बार छोड़ के यहाँ पे जमी हुई हैं। तो जसबीर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात की। जी थोड़ा भी धन्यवाद जी। मैं सिर्फ ये जब खेती के विरोध में 3 कानून आए, ऑर्डिनेंस बना, तब से सरगर्म नहीं हूँ। मैं 91-92 से सरगर्म हूँ, जब से जो वो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन वाली नीति आई, मैं तब से ही सरगर्म थी। तो तब मैं मुलाजम थी पंजाब में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं जॉब करती थी। तो मतलब आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मुलाजिम भी थी? हाँ। आपके सरोकार जो थे वो जो आपके जो आवाम के जो मसाइल थे उससे भी आपके बिल्कुल थे। भूमंडलीकरण का विरोध करना, बिल्कुल इन बातों का हम विरोध करते रहे हैं। तब से हम बोल रहे थे कि ऐसे कानून आएंगे जो हमारी जमीन भी छीन लेंगे। अच्छा, आपको उसी वक्त लग गया था? हाँ, जब से WTO के साथ समझौता हुआ और डंकल ने बोला कि जो खेती बाड़ी है इसको विश्व व्यापार में शामिल किया जाए, तब से बुद्धिजीवी बोलने लगे थे, तो हम भी बोलते थे इस पर। तो तब तो इतनी बात लोगों को समझ नहीं आती थी। तो जब 2020 में जब लॉकडाउन था तो ये ऑर्डिनेंस आया, तो हम लेके गए प्रचार गांव में। तो उससे पहले ही हम एक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने बहुत तंग कर रखा था लोगों को, उसके मतलब खिलाफ हम जाते थे गांव में। भले ही लॉकडाउन था, मतलब कर्फ्यू भी लगा होता था, लेकिन हम लोगों को मोबिलाइज करते थे उसके खिलाफ, क्योंकि कंपनियां लोगों को तंग परेशान कर रही थी। तो फिर हम बीच में ये आ गया जून महीने में, तो जून महीने में हम लोगों में के अंदर प्रचार लेके गए कि ऐसा कानून आ रहा है जो हमसे मंडी छीन लेगा, हमसे ज़मीन ले जाएगा और जो मतलब सब हमको रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात लेके गए, तो लोगों को एकदम ये बात बहुत अच्छे से समझ आई और लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठे होने लगे। पहले गांव में जाते थे तो कभी कोई आपने मीटिंग करनी थी, किसी के मतलब सभा करनी होती थी, थोड़ी मुश्किल आती थी। तो पंजाब के गांव में होता है कि गुरुद्वारा साहब होता है, तो उसमें स्पीकर लगा होता है, तो हम जाके स्पीकर में बोलते थे और बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हो जाते थे। खास तौर पे महिलाएं बहुत इकट्ठी होती थी, तो उनके साथ बात की और फिर जितने भी संगठन थे किसानों के वो इकट्ठे हुए। उन्होंने आपसे में बातचीत की कि जितना बड़ा हमारे पर हमला होने जा रहा है, एक संगठन के बस की बात नहीं है, सबको इकट्ठे होके लड़ना होगा। तो पंजाब के लगभग 32 संगठन इकट्ठे हुए। पहले हमने 2 महीने पंजाब में आंदोलन चलाया, क्योंकि
ये सेंटर का मामला था, तो हमने जो रेलवे लाइन थी उस पर मतलब धरना दे के रखा था। उसके बाद संगठनों ने ये तय किया कि हम दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली में जाके जंतर मंतर पे रामलीला मैदान में 2 दिन का 26 और 27 नवंबर को धरना देंगे और अपनी बात सुनाएंगे, शायद सरकार सुन ले। तो जब हमने ये तय कर लिया प्रोग्राम, इसके लिए हमने गांव-गांव में जाके तैयारी की, राशन इकट्ठा किया। राशन तो हमने लगभग 3 महीने का इकट्ठा किया, लोगों को बोला कि हो सकता हमको बहुत टाइम लग जाए वहाँ पे। तो ये भी तय हुआ था कि एक ट्रैक्टर के पीछे 2 ट्रॉली डाल के जाना है, ऐसे किसी साधन और पे नहीं जाना है, ऐसे इकट्ठे होके काफिला बना के जाना है। तो आप भी जानते हो कि पंजाब वालों को दिल्ली पहुंचने के लिए हरियाणा में से गुजर के आना पड़ता है। तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी सरकार ने बहुत सारी मतलब रुकावटें लगा दी हैं, बहुत सारी रुकावटें डाली, बहुत सारे बैरिकेड लगाए, कहीं खाई खोद दी कि लोग जो है दिल्ली पहुंच ना पाए। लेकिन जब ही हम पहुंचे, मुश्किल से पहुंचे, हरियाणा के बॉर्डर पे हम पहुंचे, तो हरियाणा के लोगों ने हमारा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। वो पता नहीं कहाँ से बड़ी बड़ी मशीनें JCB सब लेके आए और जो बहुत जल्दी में उन्होंने जो है रास्ते साफ कर दिए। और एक तो जगह थोड़ा मतलब हल्का लाठीचार्ज भी हुआ और एक जगह उन्होंने सड़क में खाई बना दी, सड़क को खोद दिया कि ये निकल ना जाए। तो किसानों ने, हरियाणा वालों ने बोला कि उनका गेहूं भी बोआ था, उस टाइम नई गेहूं बोई थी, तो वो बोलने लगे कोई बात नहीं, हमारे खेत में से मतलब पैसे बनाओ और निकल जाओ। तो ऐसे करके उन्होंने रास्ता बना के हमको, तो हमारे साथ वो आए और हम दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। तो यहाँ आके हमारे लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया कि इसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने जो है केंद्र की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने रल के बहुत बड़े मतलब बैरिकेड लगा लिए, कील लगा रही, बड़ी बड़ी दीवारें कर दी। तो आप देख सकते हो टिकरी के पीछे क्या है। तो यहाँ आके हमने हल्का थोड़ा यहाँ भी मतलब हुआ, एक दूसरे के साथ खींचातान हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, छोड़ दिया उनको नेक्स्ट डे। कुछ को बराड़ी में भेज दिया, वो ऐसे खुली जेल की तरह है कि वहाँ भेज दिया कि वहाँ चले जाओ। लेकिन हमारी लीडरशिप ने फैसला कर लिया कि हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठेंगे और सरकार को चारों तरफ घेरेंगे। तो आप जानते हो कि 5 बॉर्डर पे हम बैठे हैं और पिछले 26 नवंबर को हम चले थे और 27 नवंबर को हम यहाँ आ गए और उसी दिन से हम यहाँ सभा चला रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा वाले लोग आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमको साथ दिया, हर तरह का उन्होंने राशन भी दिया, उन्होंने दूध लस्सी जो भी हमारी ज़रूरतें थी वो पूरी की। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी तो धीरे धीरे इतना पानी मतलब बॉटल्स में पानी पीने वाला बॉटल बंद पानी आने लगा और नहाने के लिए पानी आने लगा। धीरे धीरे पंजाब में से वो पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि जाड़े का मौसम था तो पानी बहुत ठंडा था, तो वो लेके आए, गीज़र लेके आए, लकड़ी लेके आए, हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होके। तो बहुत सारी संस्थाएं जो मदद के लिए आए, लंगर लग गए यहाँ पे। तो छोटी मोटी दिक्कतें थी, जैसे टॉयलेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बाथरूम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे कुछ हद तक उसको हल किया है। तो देखिए हम सड़क के बीच बैठे हैं, दिखते तो हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर रहता है क्योंकि हमने सड़क नहीं रोकी, दोनों तरफ से आप देखोगे सड़क इधर भी चलती है इधर भी चलती है। मगर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि आप लोग सड़कों को रोक रहे हैं, लेकिन जो आपका जो टेंट जो लगा हुआ है उस सड़क के बीच में है और किसी तरह से आने जाने में दिक्कत नहीं है। नहीं, ये देखो सड़क के बीच में डिवाइडर है। जी, डिवाइडर पे ही है। हम डिवाइडर पे हैं, डिवाइडर के साथ हमने 10-10 फुट जगह घेर रखी है, हमने अपना रैन बसेरा बना रखा है। लेकिन हमने ट्रैफिक में बाधा बिल्कुल नहीं डाला। जहाँ भी कोई ट्रॉली थी हमको लगी थी तो हमने कमेटी की तरफ से जाके सबको बेनती करके ये बिल्कुल रास्ते खुले छोड़े हैं दोनों तरफ से। हम हर तरह उनका समर्थन देते हैं। रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता सरकार ने रोका है, सरकार जिम्मेवार है। बहुत बार हमने देखा कोई पेशेंट आते हैं, उनको दिल्ली में जाना होता है तो एम्बुलेंस आती है, लेकिन हम भी मजबूर हो जाते हैं, हम उनको को बोलते कि हमने नहीं रास्ता रोका, आगे सरकार ने रोक रखा, हमने तो खुला छोड़ा है। इसके लिए मतलब स्पष्ट है कि सरकार जिम्मेवार है। तो तब से हमारे सामने बहुत कुछ दिक्कतें थी, लेकिन हम जिस इतिहास के मालिक हैं, जिस विरसे के मालिक हैं, हमारे पास सिख इतिहास बड़ा गौरवमयी है, बहुत कुर्बानियाँ भरा है। हमारे पास गदर का इतिहास है, हमारे पास शहीद भगत सिंह, करतार सराबा, उधम सिंह का इतिहास हमारे सामने है।
उनके सामने तो हमारे पास कोई दिक्कतें नहीं है। हमको हमारी जो सप्लाई लाइन है वो चलती है, हमको राशन मिलता है, हमारे पास बिजली है, पानी है, सब कुछ है और हौसला भी है, जज्बा भी है, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि सरकार ने 11 बार इस पर मीटिंग ली 26 जनवरी से पहले। दूसरा सवाल मैं ये लूँगा जी कि महिला का इतना बड़ा पार्टिसिपेशन है, इतना बड़ा उनका योगदान है, ये क्या आपको लगता है भारत की ये कैसी तस्वीर बन रही है? लोगों को जो महिला के बारे में पहले लोगों की ये धारणा थी, महिला तो ऐसे हैं, उनको पॉलिटिकल समझ नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है, वो तो घर की ही हाल जानती हैं, बाहर की नहीं जानती हैं। लेकिन शाहीन बाग और आपका जो मूवमेंट हुआ, इसने तो बहुत ही मतलब लोगों की आंखें खोल दी, या जो लोग भी मान लीजिए कि पितृसत्ता वाले जो लोग थे वो सोचने पे मजबूर हो गए। कुछ उसके बारे में बताएंगे कि महिला लोग कैसे इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो कुछ? देखिए महिलाओं के बारे में जैसे मध्यवर्गीय किसानी भी है, जहाँ मध्यवर्ग जो भी है वो पहले ऐसा ही सोचता था कि हमारी जो घर की औरतें हैं वो आंदोलनों में नहीं जाएंगी, वो इतना नहीं भेजते थे उनको। लेकिन जब उनके बीच में ये प्रचार गया कि पहले ही हमारे बच्चों से रोज़गार छीना गया है, उनकी पढ़ाई छीनी गई है, महंगी करके हमारे से इलाज छीना गया, बहुत सारा कुछ महंगा हो चुका है, तो अब हमारे पास एक ज़मीन थोड़ी बहुत बची है, वो भी सरकार छीन लेगी, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, भविष्य क्या होगा? हमारी तो रोटी छीनी जा रही है धीरे धीरे बहुत बड़ी मात्रा में। मैंने पहले भी बोला था कि जब हम गाँव में प्रचार लेके जाते थे, क्योंकि गाँव में ज़्यादा किसानी रहती है ना, तो हम गाँव में जाते थे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में औरतें ही सुनने आती थी। अच्छा। और औरतें खुद चली, और आप सोचिए कि जब हमने आना था तो राशन इकट्ठा किया गया था गाँव में, घर घर से जाके, वो खुद औरतों ने जाके ऐसे कोई साइकिल रेडी पकड़ी और मतलब ऐसे करके अपनी हिम्मत से इकट्ठा किया और एक दूसरे को बोला कि हमको जाना होगा, लड़ना पड़ेगा। और वो आई, जब आई है तो उसका दिमाग तो है, वो किसी मतलब वो समझ गई इसके बात को, भले ही किसी मर्द ने उसका विरोध भी किया हो तो वो बोलने लगी कि आप बैठना है घर में बैठ जाओ, लेकिन हम जाएंगे। ऐसी भी उदाहरण है, हम तो जाएंगी, हम तो लड़ेंगी। तो वो औरतें बड़ी मात्रा में आई हैं, तो मतलब लाखों की गिनती में आती रही हैं। वो पंजाब की हैं, हरियाणा की हैं, बाकी अदर स्टेट से, मतलब कर्नाटका से हमारे पास आए हैं, यूपी की औरतें आती हैं, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, सब जगह से आती रहती हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा की ज़्यादा बड़ी मात्रा में आती रहती हैं। तो आंदोलन में आपने देखा होगा कि मतलब 7 जनवरी को मतलब बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, जो KMP रोड का ट्रैक्टर मार्च रखा गया था, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में औरतें आई थी, खुद ट्रैक्टर ड्राइव करके आई थी। उसके बाद 18 जनवरी को औरत किसान दिवस मनाया गया था, पहली बार। संयुक्त किसान मार्च में भी आई थी उसकी खबर। संयुक्त किसान मोर्चे ने, क्योंकि जिसके पास जमीन, औरतों के नाम पे जमीन नहीं होती आम तौर पे, तो उसको वो खुद सीधे तौर पे खेती नहीं करती, लेकिन खेती का काम तो बहुत बड़ी मात्रा में उसके हिस्से आता है, बहुत बड़ी मात्रा में करती हैं, लेकिन सीधा वो ऐसे हल पकड़ के नहीं चलाती, तो उसको किसान नहीं माना जाता था। तो अब मतलब संयुक्त किसान मोर्चे ने 18 जनवरी का जो दिन है मतलब औरतें किसान दिवस पे रखा था, तो बहुत बड़ी मात्रा में औरतें आई थी। वो खुद, जिनको कहते थे कि ये बोल नहीं सकती, तो वो बहुत बढ़िया बोलने लगी हैं। आजकल आप आओगे तो साधारण औरतें जो दिखती हैं आपको, अनपढ़ भी हैं वो, तो वो नए अनपढ़ से क्या होता है? हाँ, वो नए तो गीत बना के, नई जैसे हमारे पंजाब में गिद्दे में बोलियां चलती हैं, वो बना के आती हैं। तो वो उनके सीधा वार यही होता है कि ये कानून जो रद्द करने पड़ेंगे, लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो आप जानते हो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी बोला था कि औरतों और बच्चों को वापस भेज दो। हाँ, तो भी औरतों ने ये जवाब दिया था यहाँ स्टेज से कि हमको कोई उंगली पकड़ के नहीं लाया, हम खुद समझदारी से आई हैं और लड़ेंगी, और मर्दों के आगे होके लड़ेंगी। अब आगे होके तो ये अगर मोदी सरकार कुछ लाठी गोली चलाएगी तो पहले हमारे पर पड़ेगी और बाद में हमारे भाइयों पर पड़ेगी। तो ऐसा उनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है, उनके अंदर मतलब इसके लिए हौसला है, बहुत मतलब जज्बे से वो लड़ रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आपके अंदर में इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत कहाँ से आती है? बचपन में कौन से आपके ऊपर इन्फ्लुएंस, कौन से लोगों ने आपको असरअंदाज किया? थोड़ा अपने बारे में भी बताइए। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं कि अभी भी 61 ईयर ओल्ड
यहाँ पे एक महिला है जो इतने सालों यहाँ से इतने महीनों से बैठी हुई हैं, इस तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो आप अपने बैकग्राउंड के, आप पंजाब से किस डिस्ट्रिक्ट का आपने बताया था? मैं मानसा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। अच्छा, मानसा डिस्ट्रिक्ट से। आपके पिताजी क्या थे, कैसे आपको इस तरह से मतलब इस तरह के आंदोलन में आने का और इस तरह से सामाजिक मुद्दों के और मसले के साथ अपने आप को जोड़ने का कहाँ से हौसला मिला? देखिए, मेरे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे फादर साधारण किसान थे। अच्छा। किसानी करते थे। अच्छा। मेरी मदर पढ़ी लिखी थी। मतलब कहाँ तक पढ़ी थी? वो 10वीं क्लास तक पढ़ी है मेरी मदर। और आप कहाँ तक है? मेरी माता है। अच्छा, मैंने BA BEd की है। अच्छा, BA BEd। हाँ, बहुत अच्छा। तो मैं मतलब मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी जी, तो थोड़ा नक्सलवादी मूवमेंट का मैं मतलब थोड़ा लिटरेचर देखने लगी थी। अच्छा, कौन से कॉलेज में आप थी, कहाँ पढ़ती? मैं मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट है ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज मुक्तसर में से मैंने ग्रेजुएशन की अच्छा, थी। तो वहाँ कुछ लोगों के साथ संपर्क था, मेरे रिश्तेदार थे, तो उनसे मैं थोड़ा लिटरेचर पढ़ लेती थी, तो मेरे को अच्छा लगता था। मतलब गरीबों की बात या मजदूरों, किसानों की बात? जी। तो एक मेरे नाना जी बहुत लिटरेचर बहुत पढ़ते थे, मेरे नाना जी। तो उनके पास वो जो रशियन लिटरेचर आता था, तो वो मैं देखती रहती थी, तो थोड़ा मेरे को लगता था। क्या अच्छा लगता था उसमें? अच्छा लगता था कि रशिया का जो भी पैटर्न है, वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ये सब थोड़ा कभी नावल पढ़ लिया तो ऐसा अच्छा लगता था। लेकिन सिर्फ गर्मी का मौका नहीं था, क्योंकि एकदम मतलब ग्रामीण माहौल था, तो लोग तो अपनी लड़कियों को पढ़ने भी नहीं भेजती थी। तो हम तो 6 सिस्टर थी, तो एक दिक्कत थी। तो लेकिन उसके बावजूद भी आपने BEd की? हाँ, सब मैंने पढ़ी लिखी हैं। तो हाँ, गवर्नमेंट जॉब में भी है। हाँ, तो वो कहानी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग था कि आप लिटरेचर पढ़ना शुरू कर। हाँ, तो उसके बाद मैं दिसंबर 84 में नौकरी में आ गई। बैंक में? नहीं, मैं बिजली बोर्ड में। अच्छा, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड में। तो हमारी पहली ड्यूटी एक प्रोजेक्ट पे थी, वो हाइडल प्रोजेक्ट था, तो वो हुशियारपुर में डिस्ट्रिक्ट में था। तो वहाँ एक साहित्य सभा लिटरेरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, उसके साथ मेरा संपर्क हुआ और कॉमरेडों के साथ संपर्क हुआ, और धीरे धीरे उनके साथ थोड़ी बातचीतें सुनने लगे। और डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट बना हुआ था, उसमें थोड़ा जाने आने लगे। फिर इंडियन पीपल्स फ्रंट के साथ वो मर्ज हो गया, उसमें जाने लगे। और उसके बाद मेरे को कॉमरेड नत्थ मिल गए, और उनसे और मेरी मतलब हमारी सहमति से शादी होगी, परिवार की सहमति से हुई। तब तो मेरे परिवार का माहौल ही ऐसा बन गया, और आगे आप देखते हो कि मेरे बच्चे ऐसे माहौल में पले, और मेरी शादी को इस सितंबर में 34 साल हो जाएंगे। तब से हम इकट्ठे ही काम करते हैं और हर आंदोलन में काम करते हैं, दोनों बच्चे भी साथ में रहते हैं। तो ऐसा घर का माहौल ही हो गया ऐसा। और कोई राइटर्स, कोई थिंकर जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए हो, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उनकी राइटिंग का असर हो, कुछ ऐसा? हाँ, ऐसे पहले तो जैसे नानक सिंह के, जसवंत सिंह के ये नावल बहुत अच्छे लगते थे। तो लिटरेचर तो बहुत सारा है ऐसा, तर्कशीलों का साहित्य पढ़ा है, कुछ गदर मतलब मूवमेंट का पढ़ा है, भगत सिंह की जीवनी पढ़ी है। तो वो सब जो है वो कुर्बानियों का इतिहास है। सिख इतिहास तो हम बचपन में सिलेबस में पढ़ते हैं, आले दुआले में माँ बाप से भी सुनते रहते हैं। तो वो तो कुर्बानियों की, जैसे हमारे घर में नानी दादी कहानियाँ सुनाती हैं, तो वो सिख इतिहास की कुर्बानियों की कहानी सुनाते रहते हैं। तो वो तो एक असर बचपन में ही रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गए, आपने कहा था ना कि नवंबर और 1 साल हो गए, मतलब जो कानून बने हुए और उसके बाद विरोध लेके 1 साल तो हो ही गए। जी हाँ, एक पंजाब में शुरू करें, 1 अक्टूबर को शुरू हुआ था, तो क्या 14-15 दिन रह गए तो साल पूरा हो जाएगा। 26 नवंबर को तो दिल्ली में आए हुए भी हो जाएगा। तो आप देखिए, जहाँ तक मैं देख रहा था, अखबार को एक देख रहा था और देख रहा था कहाँ मतलब इसमें प्रगति कितनी तक हुई, आंदोलन कितना आगे बढ़ा, सरकार कितनी पीछे हटी, किसानों को क्या हासिल हुआ। तो अभी हम देख रहे थे कि टिकैत साहब भी जो हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है, उनकी की बात भी हरियाणा प्रशासन से हुई और वो भी बातचीत कुछ आगे नहीं बढ़ रही है। आप लोगों के बारे में जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार पीछे नहीं हट रही है। एक लेवल के बाद उनको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से 3 कानून टपक चुप पड़े हैं और उसको कोई वापस ही नहीं लेगा। मगर किसान इस बात पे बजीद हैं, और आपने भी कल अपनी मीटिंग में एक बात कही थी कि हम तो इस कानून को ख़त्म करवा के ही आ जाएंगे। तो ये इसको हम बोलते हैं ना, ये एक डेडलॉक बन गया है, एक तातुल बन गया है, कुछ आगे रास्ता नहीं बढ़ रहा है। तो क्या हिकमत अमली आगे की है?
बिल्कुल रास्ता बनेगा आगे का। ऐसा नहीं है कि सरकार ये कानून रब ने तो बना के नहीं भेजे, सरकार ने बनाए और सरकार ही वापस पूंजीपतियों के हक में बनाई है, पूंजीपतियों के पक्ष में बनाए। इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं ना कि ये कारपोरेट के हक में बने हैं। हमारे लिए तो बहुत हमारे खिलाफ है, और सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, पूरी मैं तो इसको बोलती हूँ पहले दिन से कि ये हमारी जिंदा रहने की लड़ाई है। जिसने भी पेट भरना है उसकी लड़ाई है। और सरकार अंदर से तो बहुत घबराई हुई है, ये तो आप मान लो। इखलाकी तौर पे वो बहुत कमजोर हुई है, मोरल ग्राउंड पे बिल्कुल हारी हुई है मोरल ग्राउंड पे। लेकिन उनको जैसे लगता है कि ऐसे मतलब एकदम कर दें, ये मतलब एक जिद का सवाल सरकार का बना है, किसानों का नहीं बना है ना। तो देखिए, इसको रद्द करवाने के बिना हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर कानून रद्द नहीं होते तो हमारी सारी की सारी खेती है जो कारपोरेट के हाथ में चली जाए। तो कुछ दिनों के लिए स्टे लगा दिया है, तो इससे भी तो कोई हल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो कानून बनाती नहीं है ना, कानून तो सरकार बनाती है, सरकार ही बना लेगी वापस। सुप्रीम कोर्ट ने तो देखना कि कानून का मतलब लागू हो रहा है कि नहीं, इसका कोई मतलब कर तो नहीं रहा। हाँ, वो मैंने 2 मिनट के लिए मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाँ, वो ठंडे, पहले हमें भी लगता था कि हो सकता है कोर्ट के जरिए इसको मतलब कर दें कुछ, लेकिन अभी तक वो नहीं करेंगे। लेकिन अब हमने भी सोच रखा है कि जैसे मुजफ्फरनगर में रैली हुई 5 सितंबर को, तो मुजफ्फरनगर में तो वो लिया है यूपी मिशन, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है। 5 स्टेटों में मतलब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो अब मतलब हमने वोट पे मतलब चोट का फैसला लिया है कि इनको वोटों में हराएंगे, क्योंकि सरकार वोटों में हराएंगे। वो कैसे हराएंगे? आपकी इतनी ताकत कैसे हो गई कि मैडम बढ़ेगी ताकत? ऐसा नहीं है। जब देखिए, हम जब चले थे, पंजाब से चले थे, तो हम पंजाब वाले लोग ही थे, साथ में हरियाणा आ गया। तो आप देखो, हमसे ज़्यादा मात्रा में हरियाणा के लोग हैं। आपने देखा होगा करनाल में उन्होंने जीत किया, तो करनाल में कितनी बड़ी मात्रा में आए वो लोग, जिसने 7 सितंबर को सद्दा दिया गया था। वो जो एक एसडीएम ने कह के गोली चलवाई और एक सुशील कुमार, उनके पास इतनी मशीनरी है कि वो किसी भी इलेक्शंस को आप बड़े आसानी से जीत सकते हैं। आप लोग एक टेंट में रहने वाले कुछ लोग हैं, कुछ 100 हैं या कुछ 1000 हैं, ये लोग कैसे मतलब चुनावी नतीजों पे असर डाल देंगे? ये हाँ, ये बात ठीक है। देखो, लोगों को हम जागृत करेंगे। ये भले ही उनके पास बहुत सारे साधन है, पूरा मतलब तंत्र उनके हाथ में है, अगर वो मशीनों में हेर फेर कर लें या कुछ दंगा करके वो जीत लें तो वो अलग बात है। लेकिन आप जाकर लोगों के बीच में एक जागृति पैदा करें। हाँ, वो तो शुरू हो चुका है। आज जयपुर में, कल को जयपुर में बड़ी महापंचायत होने जा रही है, महाराष्ट्र में हो चुकी है, सब जगह होने जा रही है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप ये तो खुल के कह रहे हैं कि इस पार्टी को मत वोट करो, लेकिन किसको वोट करो इसको आप खोल के नहीं। ये नहीं है, ये फैसला नहीं किया। हम क्यों किसी पार्टी का खास का नाम लेंगे? विरोध क्यों कर रहे हैं? ये विरोध करेंगे क्योंकि बीजेपी सरकार ये फाशीवादी भी बहुत है। ये मतलब अल्पसंख्यकों पर कितने अटैक करती है, ये सब जानते हो ना आप। तो वो दंगा करने वाली है। जो यूपी में चुनाव आने वाला है, तो देखिए आप दंगे की राजनीति करते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आपका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, हमारा नहीं हो रहा। आप जानते हो योगी ने परसों क्या बयान दिया? उसने कहा कि 2017 वाले पहले जैसे आपको रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ये लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ये सारा आपके हिस्से का राशन ये खा गए हैं, है ना। ये तो गलत अब्बा जान कहने वाले खा गए हैं। तो ये ऐसी बातें कोई करेगा मुखिया? तो हम जब मुजफ्फरनगर में गए थे तो बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे साथ बातचीत की कि आपने हमको गुलामी से निकलने का रास्ता दिखा दिया है। तो इतना लोगों को इन्होंने तंग कर रखा है। आप जानते हो कि यूपी में इनकी सरकार है, कितने इन्होंने दंगे किए, मॉब लिंचिंग करके कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों को जेल में ठूस रखा है। तो उसके सबके लिए लेके जाएंगे प्रचार, लोगों के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ 3 कानून का मसला नहीं रह गया। बीजेपी सरकार, मैंने पहले बोला कि फिरकू है, फाशीवादी है, और इसके साथ साथ वो पूरे देश को उन्होंने सेल पर लगा रखा है। जितने कुदरती संस्थान हैं, जितना पब्लिक सेक्टर है, सरकारी संपत्ति है, उसको बेचने के वो लगे हुए हैं, बहुत तेजी ला रखी है। तो वो सब बातें लेके जाएंगे। मतलब बहुत सारे युवा लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, बहुत सारी उन्होंने डिग्री कर रखी है, लेकिन रोजगार कहीं नहीं है उनके पास। तो वो लोग तंग तो हैं, लेकिन पंजाब के लोगों ने एक रास्ता उनको दिखा दिया। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि पंजाब से चला ये काफिला अब यूपी में फैला है, बाकी सूबों में भी फैला और पूरे दुनिया में फैला है। और आप देखोगे कि जब हमने किसान संसद की थी, तो उसके बाद
फॉरेन के कई अखबारों में लोगों ने लिखा था कि जैसे डेवलप्ड कंट्री है, वो अमेरिका है, कनाडा है, जहाँ जहाँ भी कारपोरेट की खेती हो रही है, तो उन्होंने यही बोला था कि हमको पंजाब के लोगों ने लड़ना सिखा दिया, तो हम उनके आंदोलन को देख रहे हैं कि कैसे वो कारपोरेट के खिलाफ जीत प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम भी सोचेंगे। तो पूरी दुनिया की नज़रें हमारे आंदोलन पे, तो इसलिए दोस्तों आपको पता है कि मैं और जसबीर जी यहाँ पे टिकरी बॉर्डर, जो कि दिल्ली के बिल्कुल आखिरी किनारे पे है, जहाँ से हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, वहाँ से बात कर रहे हैं। और ये जो बातचीत हो रही है, ये जो टेंट है सड़क के बीचों बीच है, लेकिन रास्ता नहीं रुका हुआ है। आप शोर सुन सकते हैं, गाड़ी जा रही है। एक दो सवाल और, एक तो आपका सवाल रह गया था। जी। आपने बोला था कि सरकार के पास बहुत मशीनरी है, उसके पास फौजें हैं, पैरामिलिट्री है, कई कुछ है, लेकिन मैंने एक दिन बोला, पहले भी बोला था कि उनके पास लाखों की गिनती में है, लेकिन हमारे पास मरजीवड़ियों की मतलब करोड़ों की फौज है। आप जानते हो कि जब देश में गदर मूवमेंट चली या आज़ादी की मूवमेंट चली, तो वो कितने लोग थे, तो भी तो अंग्रेज़ मतलब हुकूमत के पास बहुत कुछ था, हथियार गोला था, फौजें थी, सब कुछ था, तो लेकिन लड़े उसके खिलाफ। तो उनसे मतलब हमने अपने देश को आज़ाद कराया, तो आज भी कराएंगे। दो सवाल आप लोगों के बारे में ये भी लोग कहते हैं, अखबार में मैं पढ़ता हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ। एक सवाल ये होता है कि ये आंदोलन अगर किसान को, अगर इस बिल से इतना प्रॉब्लम होता, तो मान लीजिए बिहार के किसान या उत्तर प्रदेश के किसान या मध्य प्रदेश के किसान या केरला के किसान या कोई और जगह के किसान जो हैं, वो क्यों नहीं आंदोलन करते या आपके आंदोलन में शामिल क्यों नहीं होते? ये मामला सिर्फ पंजाब और थोड़ा सा हरियाणा पे क्यों आकर रुक गया है? और दूसरा सवाल ये करते हैं आपके ऊपर कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार होती है वहाँ क्यों विरोध करते हैं, जहाँ गैर बीजेपी की सरकार होती है वहाँ क्यों नहीं विरोध करते हैं? तो इन दो आरोपों के बारे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, ये तो पहला सवाल है कि आपने बोला कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं विरोध होता है। पंजाब में ही ले लो कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार लेकिन है। अभी तो अभी कैप्टन साहब चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप लोग जाओ, शायद कोई अखबार में बयान आया था कि आप दिल्ली में जाओ, लेकिन विरोध तो वहाँ पे भी होता है ना। अभी चुनाव का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, अकाली हो, सबने प्रचार शुरू किया और लोगों ने अपने आप उनका विरोध किया। उनसे बातचीत की है संयुक्त किसान मोर्चे ने बहुत समझदारी से कि जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो आप रैली करना, अब रैली मत करो। अगर आप नहीं मानोगे तो लोग आपका विरोध करेंगे, आपके कपड़े फाड़ेंगे, तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। तो हमने उनको साफ साफ बोला अगर करना है तो आप, वो बोलते हैं हम आपके साथ हैं तो जाओ पार्लियामेंट के आगे। आप तो सत्ता में हैं, पार्ट हो सत्ता का, तो आप जाइए पार्लियामेंट के आगे जाके धरना दीजिए, मतलब इस कानून को रद्द कराने की बात कीजिए ना। तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि विपक्ष ईमानदार हैं आपके सवाल को लेके? क्या विपक्ष जो है, नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, उनके अंदर में ईमानदारी है आपके सवाल को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, ईमानदारी तो नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि अकाली दल है जो पहले इन्होंने सपोर्ट किया, तो आगे की बात है ना, उनको अपनी वोटें दिस रही है, उसके बाद सिंहासन दिस नीचे से जा रहा, तो वो तो सब वोटों की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के बारे में भी कई बार लोग, उनके बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि राहुल गांधी पहले कहे थे कि ये बिचौलिया खत्म हो जाए, तो इस पार्टी के नेता ने कहा था बिचौलिया खत्म हो जाए, तो मैं तो कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं? देखिए तो, वो तो जो पार्टी सत्ता में होगी, जो लागू कर रही है, ऐसा इल्जाम आता है, ऐसा इल्जाम चलता है। जी देखिए, ये सब जो कानून आए हैं, ये हिस्सा तो उसका है ना, जो WTO के साथ समझौता हुआ, जो नई आर्थिक नीति में के लिए लाई गई के प्राइवेटाइजेशन की नीति लाए, उसी का हिस्सा है ना ये जो कानून बने। तो वो नीति कौन लाया था? सेंटर में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार, ऐसा नहीं है वो नहीं लागू करती, वो भी करती, ये भी। तो जो सत्ता में है उसका विरोध करेंगे जो लागू कर रही है। मतलब ये आपका मैसेज यही है कि इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करना कि आप विपक्ष के इशारे पे हैं, गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप इश्यूज के साथ हैं, बिल्कुल गलत है। अगर कल को सत्ता में कांग्रेस आएगी, उनका भी विरोध बिल्कुल होगा। पहले भी हुआ, 30 साल से हो रहा है, उनका भी हो रहा है। तो हम जहाँ भी बोलते हैं तो हमने प्रचार में कहते हैं कि ये जो नीतियाँ हैं ये कांग्रेस लाने वाली है, और ये नीतियों के सवाल पे कांग्रेस
बीजेपी, जहाँ क्षेत्रीय पार्टी जो भी है, अकाली दल है, आम आदमी पार्टी, ये सब एक हैं, नीतियों के सवाल पे एक हैं। आप जानते हो केजरीवाल ने भी जब ये कानून आए हैं, ऑर्डिनेंस बने हैं, तो उसने भी बोला था कि आज़ादी के बाद 70 सालों में ये एक इनकलाबी कदम है जो 3 कृषि कानून लाई है सरकार, बीजेपी सरकार, उसने इसका समर्थन किया, तो उसका भी विरोध करेंगे, सबका विरोध करेंगे जो भी लाएगा। हैं कि अगर तुम किसान विरोधी स्टेटमेंट दोगे तो विपक्ष में हो तब भी हम विरोध करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और बीजेपी का तो कर ही रहे हैं। देखिए ये हमारी लड़ाई देश को बचाने की, जी बिल्कुल देश को बचाने की लड़ाई है, जो भी करेगा उसका विरोध करेंगे। एक चीज और बताइए, बहुत गलतफहमी फैलाई गई थी, मुझे याद है जब आप लोगों का आंदोलन तेज हुआ था तो खासकर हिंदी अखबारों में कुछ तरह की स्टोरी प्लांट करना शुरू कर दी। जी बिल्कुल, ये खालिस्तानी आ गए, ये आ गए, हमने तो कभी किसी खालिस्तानी को देखा नहीं, कहाँ खालिस्तानी होते हैं। तो ये कुछ लोगों के अंदर में उन्होंने भ्रम डाल दिया है कि ये खालिस्तानी लोग हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि ये जो भ्रम है कहाँ तक ये मतलब सही और कहाँ तक गलत है। देखिए ये उनका बिल्कुल क्या कहेंगे, बखलाट का प्रचार है। जी जी जी, कोई खालिस्तानी नहीं है। अगर हम यहाँ नारा लगता है हमारा, जैसे इनकलाब जिंदाबाद लगता है, तो ये हमारा सिख इतिहास का पार्ट है, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह करके हम संबोधन करते हैं, तो उससे कोई खालिस्तानी नहीं हो जाता, बिल्कुल सही ना। तो वो तो सरकार कहीं कुछ बोलेगी, खालिस्तानी बोलेगी, ये कामरेड। हाँ मैं जानती हूँ, नक्सली हैं, कम्युनिस्ट हैं, माओवादी हैं, ये सब कुछ बोला गया। तो वो तो आंदोलन को डीरेल करने के लिए उन्होंने तो SYL का जो नहर का मामला, पानी का मामला था, वो भी हरियाणा के पास लेके आए। हरियाणा वाले लोगों को बोला कि आपका पंजाब के साथ एक डिस्प्यूट रहता है नहर को लेके, तो आप इनका मतलब साथ क्यों दे रहे हैं। तो हरियाणा वाले लोगों ने उनको बहुत बढ़िया जवाब दिया, अगर हमारी ज़मीन बचेगी तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम छोटे भाई हैं, पंजाब बड़ा भाई है, भाइयों के बीच में बहुत सारे झगड़े भी होते हैं और सॉल्व भी हो जाते हैं, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन अब तो 3 कानून रद्द करवाने हैं। तो तब से देखो हम 32 संगठन बैठे हैं ना यहाँ पे, तो 32 साथ में हरियाणा वाले भी हैं, मतलब बाकी स्टेटों के लोग भी हैं, 500 के लगभग संगठन हैं पूरे देश के, तो सबकी विचारधारा अलग अलग है। तो एक मुद्दे को लेके हम बैठे हुए हैं, तो सबका एक ही मानना है कि कानून हर हालत में रद्द करवाने हैं, उससे पहले उसके बिना कोई मतलब। वो लोग तो टीवी पे आके उनके एंकर कहते हैं कभी रद्द नहीं होगा जी, वो कहते हैं नहीं होगा, हम कहते हैं होगा। तो फिर रास्ता क्या होगा, यही बताइए। ये है जी, रास्ता यही है कि मर मिट जाएंगे, लेकिन कानून रद्द करवाएंगे। सरकार कर ले जो करना है, तो वो कितनी देर अड़ी रहेगी। 2024 में आएगी, सत्ता परिवर्तन होगा, नई सरकार आएगी, उससे करवा लेंगे, नहीं करेगी तो बैठे रहेंगे। अच्छा, अभी तो 9.5 महीने हुए ना, तो यहाँ तो हमारी लीडरशिप ने फैसला किया कि 9 साल भी बैठा लो तो भी बैठे रहेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर हम लोगों का डिस्कशन, बातचीत, अगर मान लीजिए भारत के आवाम या कोई भी अगर इसको सुन रहा हो, तो उनके लिए कुछ अगर पैगाम आप देना चाहती हैं, तो आप अपने आंदोलन से उनको अपना पैगाम भी दे दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि आगे क्या करना, ये भी बता दीजिए। मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ, स्नेहा देना चाहती हूँ कि देखिए, एक तो पहला है कि 27 सितंबर को भारत बंद का संयुक्त किसान मोर्चे ने एक फैसला दिया है, तो आप जहाँ भी बैठे हो ये भारत बंद को सफल बनाइए, है ना। और दूसरा ये भारत बंद को सफल बनाना किस तारीख को है? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को, हाँ, इसी महीने की 27 तारीख। आज 15 तारीख हो गई। हाँ जी, मतलब आज 14 तारीख है और 27 तारीख। अच्छा, आज 14 तारीख है। हाँ, यानी मतलब 10, 12, 13 दिन के बाद आप लोगों की बहुत बड़ा ये प्रदर्शन है। बिल्कुल बड़ा प्रदर्शन है 27 तारीख को। 27 तारीख को। उसमें आपकी अपील है कि लोग आपका साथ दें और उसको सफल बनाएं। हाँ, और दूसरा है कि जहाँ भी आप बैठे हो, जहाँ जिन भी स्टेटों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप बीजेपी को हराओ, जैसे भी हो उनको हराओ, इसके लिए प्रचार लेके जाओ। क्योंकि बीजेपी इतना नहीं है कि 3 कानून लेके आई जाए, MSP कानून को ख़त्म करेगी, ये पूरे के पूरे देश को बेचने जा रही है कारपोरेट कंपनियों को। तो ये देश बचाना हमारी जिम्मेवारी है। जैसे आज़ाद भी हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने करवाया था, बीजेपी का कोई एक आदमी नहीं वो गिना सकता जिसका आज़ादी में कोई इतना भी रोल हो। तो वो हमारे लोग थे जिन्होंने आज़ाद करवाया। तो वो बोलते हैं कि कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट कह के बदनाम करना चाहते हैं। भगत सिंह कौन था, करतार सिंह कौन था, सोन सिंह कौन था, सोन सिंह बखना जी जिन्होंने गदर राइट मूवमेंट चलाई थी, तो ये सब कम्युनिस्ट थे।
तो मैं कहूँगी कि ये सब उनसे इतिहास से सीख के देश को बचाने की और आप ये भी कह रही हैं कि ये कानून जब तक रद्द नहीं होगा तब तक, बिल्कुल जब तक कानून रद्द नहीं होंगे हम नहीं बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि रद्द करवाना ही मतलब जरूरी है। 3 काले कानून और जो MSP का जो प्राइस है उसको रिस्टोर करो और पूंजीपतियों के हाथ में बेचना है जो अनाज है इसको बंद करो। बिल्कुल पूरा देश जो रेलवे बेच रहे हैं, सड़कें बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेचने, वो एयरपोर्ट भी बेच रहे हैं, सब कुछ बेचने पर लगा रखा है। तो वो नहीं बिकने देंगे, हम नहीं बिकने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो देखो जब हम आए हैं आंदोलन में आए हैं तो सोच के आए कि एक फाजीवादी गवर्नमेंट के साथ हमारे टक्कर होने जा रही है, उसके साथ मतलब हो रहा है, तो ये तो कुछ हो भी सकता है। वो मतलब हमको जेल में भी डाल सकती है, वो मार भी सकती है। करनाल में उन्होंने मार ही दिया, तो कर ले वो जो करना है। हमारे पीछे बहुत से लोग आ जाएंगे। जी जी, थैंक यू जसबीर कौर जी, आपने हम लोग से बात। आपका भी धन्यवाद, आप इतने मतलब दूर से आए हैं और आपने टाइम निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.